क्यू बाई आर स्क्वायर। अगर अपन ग्राफ बनाए ई और आर का, किसका ग्राफ बनाए? ई और आर का, तो जितना पास होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। जब आर होगा 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इन्फिनिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? इन्फिनिटी। और जब आर होगा इनफाइनाइट तो ई इक्वल टू 0। और यहां यानी कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर। तो देखो ग्राफ कुछ इस प्रकार का आएगा, देखिए ओ हो, समझ आ रहा है? देख एनिमेशन के साथ पास आता जा रहा है ग्राफ। फिर से देख एक बार, फिर से देख, अच्छा लगेगा तेरे को। हाँ वैसे तो दिमाग में सेट करना। ओ हो, देख चार्ज अनंत से आ रहा है तो भाई साहब आर अपना अनंत था तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थी। जैसे जैसे आर टेंडिंग टू 0 हुआ वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड टेंडिंग टू इनफाइनाइट हुई। तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर। ये ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर फॉर पॉइंट चार्ज। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। कभी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड और आर का ग्राफ पूछ ले पॉइंट चार्ज के लिए तो आपको एक क्लैरिटी होनी चाहिए। और फिर कह रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। जो आपने फोर्स निकाला था वो सब यहां पे आ सकता है, सब। ध्यान समझना, मैं आपको कहानी समझाता हूं, मतलब कुछ करा नहीं रहा हूं। आप जो आपने पहले 3 लेक्चर करे ना वो सब यहां पे आ सकते हैं सारे। मैं आपको बताता हूं आपने क्या क्या करा था और यहां पे क्या क्या हो सकता था। याद करो हमने ऐसे सवाल करे थे कि यहाँ 1 मीटर पे 1 कूलम, फिर 2 मीटर पे याद करो तो 2 का क्यूब कूलम, ऐसे याद है? यहाँ पे एक चार्ज रख दिया था, उस पर फोर्स पूछा था। मैं उस फोर्स से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं, क्या आप निकाल सकते हो? अरे हाँ 1 कूलम ही तो रखना है। अरे हाँ सर, याद करो, कुछ सवाल कराऊंगा अभी, पर ध्यान से जितने तुम कर चुके हो ना वो दोबारा यहाँ आ सकते हैं। उनको वहां इसीलिए करा दिया गया था, तो कुछ वहां करा देंगे, कुछ नई वैरायटी के यहां करा देंगे। और ये समझ जाएंगे कि वहां वाले यहां आ सकते हैं, यहां वाले वहां आ सकते हैं। क्यों? अरे फोर्स ऑन 1 कूलम ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। अरे हाँ सर, तो जो मैथ्स वाले सवाल थे याद कर, एक सीरीज सिखाई थी LN2 की। अरे हाँ सर, वो सारे सवाल यहां आ सकते हैं मैथ्स के साथ। अरे बिल्कुल सही सर, सही बोल रहे सर, याद कर ऐसे सवाल कराते टक 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 टक, ये क्यू, ये क्यू, ये क्यू, ये क्यू, ये माइनस क्यू माइनस क्यू। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लूं। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछने का क्या मतलब है कि भैया बताओ सेंटर पर अगर 1 कूलम चार्ज रख दो तो क्या फोर्स लगेगा? वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या आप निकाल सकते हो? अरे हाँ सर, कुछ भी कर सकते हो, उसमें ऐसी कौन सी खास बात है? बात तो सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो। तो फिर से मैं आपको कह रहा हूं, जितने सवाल आपने याद करो, इस तरह के सवाल करते याद कर, टफ वाले भी इंटीग्रेशन के साथ। एक रॉड ली थी लेमडा कूलम पर मीटर, याद कर आर दूरी पे आपने एक चार्ज क्यू लिया था। मैं तो कह रहा हूं याद कर, ये वाला सवाल कराया था मैंने तेरे को, कंफ्यूज मत हो ना। ऐसे ए दूरी ली थी, एल लिया था। अरे हाँ, और यहाँ पे एक चार्ज क्यू रख लिया था और पूछा था फोर्स बताओ उस पर। मैं कह रहा हूं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। अरे वही तो सवाल है, उस चार्ज क्यू की जगह क्या रख दो? 1 कूलम, और फोर्स निकाल लो। याद कर रॉड को तोड़ने का तरीका क्या था? एक्स पे जाके dx। अरे हाँ सर, फिर ये सवाल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हो गया। याद कर, ऐसा एक लेमडा कूलम पर मीटर, याद कर सेंटर पर चार्ज रखा था और पूछा था बताओ क्या इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। अरे आप पूछ लो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। अरे हाँ हाँ, इसको तो मैं और डिटेल में कराऊंगा। याद कर, आएगा 2k लेमडा बाई आर। उस याद कर आंसर आता है 2k लेमडा क्यू बाई आर। अरे हमें फोर्स बाई क्यू तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। अरे हाँ सर, फील क्या कराना चाहता हूं इतनी सी देर में कि भाई जितने सवाल तुमने पहले फोर्स वाले में करे, जहां पे भी तुमने पूछा कि बताओ इस चार्ज पर क्या फोर्स है, तो जहां वो चार्ज रखा था उस जगह पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ ली जाए तब भी हम सवाल कर सकते हैं। अरे क्योंकि फोर्स निकाल लो या इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो एक ही बात है, उस चार्ज क्यू की जगह 1 कूलम ले लो बस। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट? इट मींस फोर्स ऑन 1 कूलम एट दैट पॉइंट। अरे हाँ सर, ये तो आपकी बात बिल्कुल क्लियर है सर। ऐसा नहीं मैं ऐसे सवाल और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले कराऊंगा नहीं, कराऊंगा पर अब वैसे नहीं कराऊंगा। तो आप समझो जितनी वैरायटी आप पहले कर चुके हो वो सब इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हो सकती है, ये समझ लो। और जो यहां करेंगे वो वहां पे भी हो सकती है। तो कुछ सवाल हमने वहां ले लिए, कुछ यहां ले लेंगे और ये समझ जाएंगे यहां का वहां, वहां का यहां हो सकता है। अरे हाँ सर, अरे हाँ सर, बात तो सर आपकी सही लग रही है, सुंदर लग रही है, बढ़िया भी लग रही है। बोलो क्लियर है क्या?
अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। हाँ सर। तो भाई हमने ग्राफ सीख लिया, ये सीख लिया इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स ऑन वन कूलम चार्ज, बिल्कुल हमें समझ में आता है, बहुत बढ़िया। हेड ऑफ द आर वेक्टर शुड बी टुवर्ड्स द पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड, ये भी मैं पहले आपको बता चुका हूं कि अगर क्यू चार्ज हो तो अगर यहाँ पे आर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये आपको फॉर्मूला लिखना पड़ता है के क्यू आर वेक्टर बाई मॉड ऑफ आर वेक्टर का क्यूब। आर वेक्टर का हेड वहां होता है जहां पर ये वेक्टर फॉर्म है इसकी। अरे हाँ सर। अच्छा छोटी छोटी बातें और देखें, याद कर हम कूलम लॉ में भी दो तरीके से करते थे। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाते हुए होगी, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पास होते हुए होगी। अरे हाँ सर, ये बात ध्यान रखनी। अगर आप मैग्नीट्यूड देख रहे हो, सिर्फ अगर आप अपने कॉमन सेंस से सवाल कर रहे हो जैसे कूलम्स लॉ में भी करते थे, तो मैग्नीट्यूड लिखोगे k क्यू बाई आर स्क्वायर और डायरेक्शन लिखोगे दिमाग से। पॉजिटिव चार्ज तो दूर जाते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज तो पास आते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड। 1 कूलम रख दो, अपने आप बात समझ आ जाएगी, प्लस 1 कूलम। और अगर वेक्टर फॉर्म लिख रहे हो तो ये ऐसे करो। वेक्टर फॉर्म सर कब यूज लेंगे? जब 3D में चले जाएंगे। अरे हाँ सर, याद कर 3D में, याद कर मैं तेरे को एक सवाल पूछा था ऐसे, याद कर, भूल गया होगा तो देख। अरे हाँ, मैं बोलूँ यहाँ चार्ज क्यू, ये चार्ज क्यू, ये चार्ज क्यू, ये चार्ज क्यू। याद है एक सवाल कराया था पिछले टर्न पे, ये √2 है, यहाँ से सेंटर से a दूरी पर मैं पूछूं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। अरे हाँ सर, तो ये तो वही सवाल है। याद कर मैं स्क्वायर पिरामिड बना के पांचवा चार्ज क्यू लिया था, उस पांचवें चार्ज को क्यू की जगह क्या ले लें? 1। तो क्या ये वाली फॉर्मेट यूज करेंगे, वेक्टर फॉर्म? अरे हाँ, तो जनरल सवाल मैग्नीट्यूड प्लस कॉमन सेंस से करें, और अगर 3D में चले जाएं तो वेक्टर फॉर्म यूज कर लें। अरे हाँ, अरे हाँ। और अगर वेक्टर फॉर्म यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे क्यू कैसे रखते हैं? साइन के साथ, ताकि, फिर कह रहा हूं ये एक अलग तरीका है जो अपन 90% टाइम यूज करते हैं। अरे हाँ सर, ये अपना कैसा तरीका है? वेक्टर तरीका है। अरे चलो बोलो, क्लियर है क्या? अरे सोच लो। अरे हाँ सर, तो वेक्टर फॉर्म लिखवा ले, नॉर्मल तरीके से करवा ले, कैसे भी कराए, हमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। न्यूटन पर कूलम होता है। यूनिट की अगर अपन बात कर लें तो अपन समझते हैं फोर्स पर यूनिट। फोर्स की यूनिट क्या होती है? mlt t - 2। अरे हाँ, mlt t, अरे देख अभी ये क्या हुआ, फोर्स यूनिट क्या होती है? mlt - 2। अरे हाँ, और चार्ज की कितनी होती है? I × t। अरे हाँ सर, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है। t क्या है? टाइम। चार्ज, तो अपन उसकी यूनिट लिख दी, ये यूनिट हो गई इसकी, किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे हाँ सर, याद करो आई कहां से आया? याद करो जो 7 स्टैंडर्ड यूनिट्स थी उसमें आई क्या, करंट भी एक बेसिक यूनिट थी। अरे हाँ सर, इसलिए वो आया। चार्ज को क्या लिख सकते हैं? करंट इनटू टाइम। चार्ज को क्या लिख सकते हैं? करंट इनटू टाइम, वहां से आया ये। अरे हाँ, कभी बेसिक तो सुना होगा ना, I = Q/T। तो Q क्या हो गया? I × T, तो इसकी यूनिट क्या हो गई? I × T - T। और अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? फोर्स अपॉन Q0, तो यहां पे रख दिया। तो ये यूनिट आ गई किसकी? अगर कभी यूनिट डायमेंशन बेसिकली पूछ ले, डायमेंशन, यूनिट नहीं, डायमेंशन अगर कोई किसकी पूछ ले तो भाई ये आना चाहिए, ml1 I - 1 t - 3। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अरे हाँ सर, डायमेंशन तो कौन पूछ रहा, बट फिर भी पूछ ले तो हमें आना चाहिए। लो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन ये है। हाँ सर, बात तो सर आपकी सही है, बिल्कुल जोरदार है। अरे पक्का? अरे सोच लो। हाँ सर, बिल्कुल सही है सर। आ जाओ तो फिर, बोले बात क्लियर है? अरे सोच लो। हाँ सर, हाँ सर, बहुत बढ़िया सर, ओके सर, आ जाओ भाई। सिंपल सा सवाल, two particles each having a charge q are placed at the two vertices of an equilateral triangle of HA length A, find the magnitude of electric field at third vertex। इससे आसान सवाल नहीं पूछ सकता, फटाफट बता दो। शर्म आ गई है? कोई वेक्टर फॉर्म की जरूरत नहीं, कॉमन सेंस से करिए, तुम कर सकते हो। एक ट्राइंगल के दो वर्टेक्सेस पे चार्ज रखे हुए हैं, Q और Q, 1 और 2, 3 वाली जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब वहां पे 1 कूलम मान लीजिए और फोर्स निकाल लीजिए। कर सकते हो तुम लोग? अरे हाँ सर, कर सकते हो।
वो हुनर वो काबिलियत तुम में है? अरे बता दो मेरे लाल। 1 की वजह से सर इधर कितनी सर के क्यू बाई ए स्क्वायर, इसकी वजह से सर के क्यू बाई ए स्क्वायर, ये कितना सर 60 डिग्री सर। क्या ये दोनों ई बराबर हो गए? अरे हाँ सर। क्या रिजल्टेंट जो होगा क्या बिल्कुल ऐसे बीच में होगा? अरे हाँ सर। क्या ई नेट होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस 2e स्क्वायर cos 60। व्हाट इज cos 60? व्हाट इज cos 60? 1/2। 2 ने 2 को मार दिया, √3e इज द करेक्ट आंसर, दैट इज √3 kq स्क्वायर kq बाई ए स्क्वायर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, अलोंग द एंगल बाइसेक्टर। क्यों भैया? क्योंकि ई दोनों बराबर है। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है? हाँ। अरे फोर्स का ही तो मापदंड है, फोर्स पर यूनिट चार्ज ही तो है वो। यस सर, गॉट योर पॉइंट सर। अब सोच ऐसे खूब सवाल बना सकता हूँ, स्क्वायर वाले बना सकता हूँ, हेक्सागन वाले बना सकता हूँ, पेंटागन वाले बना सकता हूँ, कुछ भी बना सकते हो। मतलब एक दो को याद कर, वो घड़ी वाला सवाल कराया था, याद कर। घड़ी वाले सवाल पे सेंटर पे मैंने शायद 1 कूलम ही रखा था या क्यू रखा होगा। अगर वो घड़ी वाले सवाल में जो 12 वाला अपन ने सवाल करा था उसमें अगर सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो 1 कूलम रख दो, करना तो वो का वही है। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। बस तो सही है तो बढ़िया, आंसर आ गया √3 kq स्क्वायर बाई kq बाई ए स्क्वायर। जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। ओ हो। अब फिर मैं आपसे कह रहा हूं, ये चालू करने से पहले एक बात समझ लो, ऐसा नहीं कि वो उतने से ही सवाल थे, कि जितने सवाल हमने पहले करे थे, जितने सवाल हमने पहले करे थे, क्या वो सब, जितने सवाल हमने पहले करे थे, क्या वो सब यहां पर आ सकते थे जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं? हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। अब क्या है ना, कुछ स्टैंडर्ड कर्व होते हैं EX के, किसके? EX के। मतलब ऐसा समझो आप कि जैसे ये चार्ज क्यू है, अब मैं आपसे बोलूं कि ये x एक्सिस है, ठीक, इधर माइनस x एक्सिस है, ठीक। अब समझो, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी x दूरी पे लिखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखेंगे कि क्यू बाई एक्स स्क्वायर, इधर इधर होगी, इधर अगर x दूरी है तो इधर इधर होगी। अगर मैं E एज ए फंक्शन ऑफ x और x का ग्राफ बनाऊं, कंफ्यूज मत होना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ले x पे ही रहूं पर उसको ग्राफ में प्लॉट कर रहा हूं y पर, x के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी कर रही है उसका ग्राफ बनाऊं, समझना, ये कंफ्यूज मत होना। चार्ज को ओरिजिन पे मान लो, y पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड नाप x में ही रहे, कंफ्यूज मत होना। इलेक्ट्रिक फील्ड y पे नहीं नाप रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड नाप x पे ही रहे हैं पर उसको ग्राफ में y पे प्लॉट कर रहे हैं। अरे हाँ, और ये x, अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर पॉजिटिव मान लूं तो सोचो, जब x पॉजिटिव है ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है, जब x नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव है। अच्छा सोचो, जब x जस्ट राइट में, कंफ्यूज मत होना, जब x जस्ट राइट में, सोचो जब x इंफिनिटी है तो E 0 है, जब x माइनस इंफिनिटी है तब भी E 0 है, पर ऊपर नीचे है। अरे हाँ, बहुत ध्यान सुनना जो कह रहा हूं, ध्यान सुनना। जब चार्ज क्यू यहां है तो जस्ट पास में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड अनंत है? जस्ट राइट में। कौन? इसको समझने का प्रयास करो ग्राफ। जब इलेक्ट्रिक फील्ड, जब अपन क्यू के जस्ट राइट में यहां पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस इन्फिनिटी है, पर जब लेफ्ट में है तो माइनस इन्फिनिटी है। क्योंकि डायरेक्शन, मतलब क्यू के जस्ट इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और जस्ट इधर इधर है, तो जस्ट इधर तो अनंत प्लस अनंत और जस्ट इधर माइनस अनंत। अरे हाँ, और x जैसे जैसे इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है वो 0 को टेंड कर रही है। क्या ये q और x का ग्राफ समझ आया है? क्या ये q और x या q और r जो आप बोलना चाहो बोल सकते हो, क्या ये ग्राफ समझ आया है? हाँ सर समझ आया है। सोच के देखो कि अगर मैं माइनस क्यू ले लेता तो, देख 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 देख, कंफ्यूज मत हो ना बिल्कुल, देख अगर मैं माइनस क्यू ले लूं तो सोच के देख, सोच के देखो, तुम बताओगे यू और एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा, देखो
अगर मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेता हूं तो देखो, बोलो, माइनस क्यू अगर है तो भैया राइट में इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट है। ओ हो, यानी कि इस जगह इस वाली तरफ अगर अपन ऐसे देखें माइनस क्यू को, तो माइनस क्यू के इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और इधर इधर है, मतलब माइनस एक्स पे पॉजिटिव। अरे हाँ, यानी कि अरे हाँ सर, समझ आया क्या? समझ आया क्या? हाँ सर, समझ आया सर। माइनस क्यू का ग्राफ एक्स के साथ भी समझ आया और क्यू का ग्राफ भी एक्स के साथ समझ आया। अरे हाँ सर, क्यू का ग्राफ भी एक्स के साथ समझ आया और माइनस क्यू का ग्राफ भी एक्स के साथ समझ आया सर। फील भी आई सर, बढ़िया भी लगा सर, जोरदार सर। बोलो क्लियर? अरे सोच लो। हाँ सर, हाँ सर क्लियर, क्या समझ आ रहा है सर? बिल्कुल बढ़िया से, कोई बुराई नहीं है सर। अरे पक्का? अरे गारंटीड? हाँ सर, हाँ सर। अच्छा लग रहा है सर? अच्छा लग रहा है तो सुनो, आगे बढ़ो, चलो। ये हो गया, ये हो गया साइन कन्वेंशन, ठीक है, हम समझ गए, वो तो हमें बात ही समझ आ गई पूरी। लो भैया, ई एक्स कर्व जो अपने देखा सही बनाया गया, प्लस क्यू का देखा तो प्लस क्यू का, ओ हो, देखो एनिमेशन से समझ आया। अब देखो इधर, ओए होए 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 होए, एनिमेशन से और फील आ गई। अरे आई कि नहीं आई? पहले हमने बनाया, यानी कि जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। माइनस क्यू देखो भाई, ओ हो, देखो ये बोलो क्लियर? बोलो सही है क्या? देखो अपन ने पीछे सही बनाया है क्या? अरे हाँ सर, अपन ने सही बनाया है सर, देखो सर। हाँ, जो अपन ने पढ़ा और जो बनाया वो बिल्कुल सही है। हाँ, मतलब जो अपन ने पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। लो भाई, हो गया। अब इसको थोड़ा अपर लेवल पे ले जाते हैं। मान लो एक की जगह दो चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो तो नेट होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो तो नेट होगी। ध्यान सुनना, अब थोड़ा याद रखना, इनको ऐसे ऐसे ग्राफ आते हैं, देख। मान लो 2 प्लस क्यू प्लस क्यू, मैं बनाऊंगा इसको, ध्यान सुनना। 2 प्लस क्यू हो गए। पहले मुझे बताओ, दो सेम नेचर के अगर चार्ज हों, दो सेम, पुरानी बातें याद करना, दो सेम नेचर के अगर चार्ज हों तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जीरो होगी? सर ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं, कंफ्यूज मत हो। क्या दो फिक्स चार्जेस की कहानी सुनाई थी? जहां फोर्स जीरो होगा थर्ड चार्ज पे, वहीं पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। अरे हाँ सर, याद का थर्ड चार्ज कहां रखें कि वो इक्विलिब्रियम में रहे, यानी कि उसमें, यानी कि मैं आपसे बोलूं थर्ड 1 कूलम चार्ज कहां रखें? याद करो, थर्ड चार्ज इंडिपेंडेंट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड नेचर आया था। हाँ सर, बताओ दो सेम नेचर के अगर चार्जेस हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर जीरो होगी? पुरानी बातों से याद करो। यही सोचो कि थर्ड चार्ज कहां रखोगी, फोर्स जीरो हो जाए। बोलो, सेम नेचर के सर अगर चार्ज हो तो चार्ज को बीच में रखना पड़ता है, और ये तो दोनों बिल्कुल सेम नेचर के हैं, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल बीच में जीरो होगी? अरे हाँ सर, मैं बताऊंगा, इस ग्राफ को ध्यान से समझना। यानी कि एक बात तो तय है कि अगर मैं इसका ग्राफ एक्स और ई एक्स का बनाऊं तो समझो यहां पर तो ग्राफ जीरो ही होगा, ये बात तो तय है। क्यों भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। अच्छा, अब ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं, अच्छे से सुनना। इस प्लस क्यू के, इस वाले प्लस क्यू के जस्ट यहां पर सोचो, इस प्लस क्यू की वजह से, इस प्लस क्यू की वजह से, यानी कि राइट वाले प्लस क्यू की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेट करेगी? और इस लेफ्ट वाले प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कम डोमिनेट करेगी। क्योंकि इस वाले क्यू की वजह से, सोच के देखो, इस वाले क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इनफाइनाइट, और इसकी वजह से छोटी सी, तो क्या नेट इधर बची इनफाइनाइट। अरे हाँ, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव की नेगेटिव सर, नेगेटिव, मतलब भाई साहब ग्राफ यहां से आएगा। सही सर, सही, ग्राफ यहां से आएगा माइनस इन्फिनिटी। ऐसे इस प्लस क्यू के राइट में बताओ, इस प्लस क्यू के राइट में बोलो सर, इस प्लस क्यू के राइट में इसकी खुद की वजह से तो सर इनफाइनाइट हो गई, जस्ट राइट में, और इस राइट वाले प्लस क्यू से छोटी सी इधर, तो नेट इधर बच गई, तो भैया प्लस इनफिनिटी, तो ग्राफ यहां तक आएगा, इनफिनिटी तक। पता है ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा, ये। ओ माय गॉड, बोलो क्लियर है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अलावा और कहीं जीरो नहीं होगी। बिल्कुल सही बात सर। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो इसके क्यू के जस्ट राइट में
इस प्लस क्यू की वजह से भी राइट, इस प्लस क्यू की वजह से भी राइट, दोनों जुड़ गए तो ई नेट इधर ही आएगा। पर जब x इनफाइनाइट हो जाएगा तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी? इसके जस्ट राइट में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इनफाइनाइट होगी, बोलो प्लस क्यू के जस्ट राइट में इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस इंफिनिटी होगी, और प्लस क्यू से पूरे राइट में जीरो तो कभी नहीं होगी, यानी कि प्लस इंफिनिटी से चलेगी जीरो तक। ओ माय गॉड, बात तो सर समझ आ रही है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है बच्चों को, पर अगर ध्यान से समझो तो कोई कष्ट वाली बात, ये ग्राफ अपने आप आ जाते हैं, एग्जामिनेशन में डायरेक्ट आते हैं। ये आपका दिमाग चलना चाहिए सर, वही तो समस्या है, वही तो नहीं चल रहा, बाकी कोई समस्या नहीं है सर। ऐसा नहीं है तुम्हारा दिमाग नहीं चलता, कई लोगों को लगता होगा और मेरा पढ़ाई में दिमाग नहीं चलता। तुम्हारा जो इंटरेस्ट की चीज है ना, उसमें तुम्हारा दिमाग बहुत तेज चलता है, चाहे हो सकता हो गेम हो, कोई स्पोर्ट हो। हाँ, तो ऐसा तो ही नहीं है तुम्हारा दिमाग कम चलता है, तुम्हारा इंटरेस्ट तुम नहीं डेवलप करते हो इधर। इंटरेस्ट डेवलप कर लोगे, इंटरेस्ट डेवलप होता है सपनों से। अगर हम अपना कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्लियर कर लेंगे तो हम क्या बन जाएंगे, उस सपने को देखिए तो इंटरेस्ट अपने आप आने लगेगा। और भैया फिजिक्स तो इतना सुंदर सब्जेक्ट है और तुम्हारा मास्टर इतना सुंदर और सुशील है, अरे है कि नहीं है? ना मत बोल देना, नंबर कट जाएंगे। बोलो सुंदर और सुशील है कि नहीं है? है कि नहीं है? हाँ भाई साहब, मैं तुम्हें ब्लैकमेल तो नहीं करता हूं नंबरों के नाम पे। चलो आ जाओ भाई, बहुत बढ़िया भाई, वाह रे भाई, मजा आया रे भाई। लो भाई, ऐसे ही इस क्यू के लेफ्ट वाले क्यू के जस्ट लेफ्ट में देखो, इस क्यू के जस्ट लेफ्ट में देखो तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट। अरे हाँ सर, और x इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड फिर जीरो, तो ये इनफाइनाइट यहां से उठा। ओ माय गॉड, क्या प्लस क्यू का ग्राफ समझ आया है? अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल, ये ग्राफ बन गया। लो, पहले सिंगल सिंगल चार्ज का बनाया प्लस क्यू माइनस क्यू, अब देख दो चार्ज का बना दिया ग्राफ। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां ले रहे हैं? एक्स पे ले रहे हैं, पर ड्रॉ कहां कर रहे हैं? वाई पे कर रहे हैं। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है। समझ आ रहा है सर? अच्छा लग रहा है सर? ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर? चलो तो फिर आगे बढ़ो, बढ़ते चलो। देखो रे, समझ आया ग्राफ? एक आध और बनवाता हूँ, देखो। ओ हो, देखो ग्राफ बन के दिखाया। ओ हो, फिर देखो और बनाया। ओ हो, आहा हा, फिर देखो ये बनाया। हमने जो बनाया, जो समझा, बिल्कुल सही है। बोलो क्लियर? हमने खुद ने बनाया, एनिमेशन के सहारा तो फील के लिए लेंगे, बाकी तो हम खुद करेंगे। चलो खुद बनाओ माइनस क्यू का, तुम बना सकते हो आप। माइनस क्यू का बना दो, वो हुनर वो काबिलियत तुम में है, तुम ये बना सकते हो। मैं तुम्हें सही बता रहा हूं, वो हुनर वो काबिलियत तुम में है, तुम बना सकते हो। कसम उड़ान चलने की बना सकते हो। बताओ माइनस क्यू नेचर अभी भी सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी बिल्कुल बीच में ही जीरो होगी, क्योंकि मैग्नीट्यूड भी सेम है। बताओ, अरे बता दो मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, अरे बोलो भाई, अरे सोचो रे भाई, अरे वाह वाह रे भाई, बोलो। हाँ बोलो भाई, बोलो भाई, अरे बोलो भाई। हाँ सर, हाँ सर, बहुत बढ़िया सर, मजा आया सर। चलो रे भाई, माइनस क्यू के जस्ट राइट में, माइनस क्यू के जस्ट राइट में, माइनस क्यू के जस्ट राइट में इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है? बोलो, माइनस क्यू के जस्ट राइट में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, और ये इनफाइनाइट है। अरे हाँ, प्लस है ना, ये डोमिनेट करेगा ना, और यहाँ पे तो जीरो है, ये तो क्लियर है। सेंटर पे तो जीरो है, पर माइनस क्यू के जस्ट राइट में, माइनस इन्फिनिटी, सॉरी, हाँ इन्फिनिटी है पर माइनस की तरफ। हाँ, यानी कि ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाकर ऐसे जाएगा। क्या माइनस इस वाले माइनस क्यू के जस्ट लेफ्ट में, क्या इधर की तरफ? अरे हाँ सर। अब देखो, राइट वाले माइनस क्यू के जस्ट राइट में,
माइनस क्यू वाले के जस्ट राइट में क्या माइनस इन्फिनिटी, फिर टेंडिंग टू जीरो। इधर तेरे को खुद समझ में आ रहा होगा। माइनस क्यू जो लेफ्ट वाला है उसके जस्ट लेफ्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस इन्फिनिटी। अरे प्लस प्लस वाला और माइनस क्यू वाले में सिर्फ उल्टा ही तो हो जाएगा सब कुछ, क्योंकि डायरेक्शन उलट गई है, तो ग्राफ भी जो पहले ऊपर था वो नीचे हो गया, जो नीचे था ऊपर हो गया। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है। बोलो क्लियर? अरे सोच लो। हाँ सर, सही लग रहा है सर, अच्छा लग रहा है सर, मजा आ रहा है सर। ओके, गॉट योर पॉइंट, क्लियर। हाँ हाँ हाँ, लो भाई आ गया। ऐसा बनना, वाह वाह, जो हमने पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। ये नेचर इस तरह की आएगी कि 1/r² के साथ वो चेंज हो रहा है। सर हमें कैसे पता ऐसी नेचर आएगी? क्योंकि 1/r² के साथ चेंज हो रहा है, मतलब जो हमने पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। बोलो क्लियर? हाँ, तो थोड़ा सा याद रखना है कि ऐसा आता है हाइपरबोला टाइप्स। हालांकि 1/r² का वेरिएशन है, तो 1/r² का वेरिएशन ऐसा ही होता है, दिखता है ऐसा ही, 1/r², 1/x, वो सब ऐसे ही दिखते हैं लगभग लगभग। उनके स्लोप्स में अंतर आता है, उस मैथ्स में तुम्हें घुसने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मान ली तो आएगा तो ग्राफ आएंगे अपने को समझ में आने चाहिए। हो गया भाई, हो गया, समझ आ गई कहानी। ओ हो, अब बोलो प्लस क्यू और माइनस क्यू हो जाए तो देखो, प्लस क्यू और माइनस क्यू हो जाए तो बोलो। अच्छा ध्यान देखो, प्लस क्यू, एक खास बात, प्लस क्यू और माइनस क्यू, ध्यान से सुनना, प्लस क्यू और माइनस क्यू, एक छोटी सी बात याद कराता हूं पुरानी। प्लस क्यू और माइनस क्यू हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जीरो होगी? प्लस क्यू और माइनस क्यू हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जीरो होगी? सर प्लस क्यू और माइनस क्यू ना सर अपोजिट नेचर होना, तो सर साइड में होती है छोटे वाले के पास, पर छोटा तो कोई है ही नहीं। हाँ, इसमें कहीं भी फाइनाइट डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी। ये स्पेशल केस है। सोच, इसमें कहीं फोर्स जीरो नहीं होगा थर्ड चार्ज पे। सोच, अनंत पे रख दो तो बात अलग है भाई, अनंत तो बात ही अलग होगी, फाइनाइट दूरी थोड़ी हुई है ना, वो तो इमेजिनरी बात हो गई। पर किसी भी फाइनाइट दूरी पर थर्ड चार्ज कहीं पे भी नहीं रख सकते, कहीं पे भी रखोगे तो फोर्स आएगा, क्योंकि कोई छोटा है ही नहीं। अरे हाँ, याद करो, अपोजिट नेचर होती थी तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि फोर्स जीरो हुआ करता था। कब फोर्स जीरो हुआ करता था? जब छोटे वाले के पास में होते थे, पर छोटा तो कोई है ही नहीं सर, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है सर। हाँ सर, इसलिए इसमें नहीं है। ग्राफ बनाना सिखाता हूं, सुन ध्यान से, ध्यान से सुनना। माइनस क्यू प्लस क्यू, माइनस क्यू प्लस क्यू, तेरे को चलो पीएचडी करा ही देता हूं, करा रहा हूं, ध्यान सुन। इस माइनस क्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो, इस माइनस क्यू की वजह से कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, और इस प्लस क्यू की वजह से भी इधर है, यानी कि इस पूरे बीच में ना, बीच में ना, पूरे इस पूरे बीच में, इस पूरी इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी पीछे। अरे हाँ सर, बिल्कुल सही बात है सर। अच्छा, तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो नीचे, बिल्कुल सही। माइनस क्यू के जस्ट लेफ्ट में देखो तो माइनस क्यू डोमिनेट करेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट होगी ऐसे, और यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से डोमिनेट करेगी तो हो जाएगी इनफाइनाइट ऐसे। तो बीच में कहीं मिनिमम आएगा, तो पता है ग्राफ ऐसा बनेगा, ध्यान से देखिए, माइनस इन्फिनिटी, बीच में कहीं मिनिमा, जीरो नहीं हो रहा, फिर ऐसे। ये समझ में आया क्या हो रहा है? अरे हाँ सर, दोनों तरफ इनफाइनाइट, नेगेटिव नेगेटिव, बीच में मिनिमम, क्यों? क्योंकि इसके जस्ट लेफ्ट में प्लस क्यू डोमिनेट कर जाएगा, इसके जस्ट राइट में माइनस क्यू डोमिनेट कर जाएगा, बीच में मिनिमा आएगा, बिल्कुल सिमेट्रिक है इसलिए। अरे हाँ, अब सोच, प्लस क्यू के जस्ट राइट में, प्लस क्यू के जस्ट राइट में, ध्यान से देखो, तो नीले वाले चार्ज की वजह से इधर, और येलो वाले चार्ज की वजह से इधर, पर सोचो डोमिनेट कौन करेगा? हमेशा नीला वाला। तो क्या नेट जो बचेगा वो
ऐसा ही बचेगा राइट में। नीले वाला क्यों डोमिनेट करेगा? क्योंकि सर नीले वाला पास में है। अरे हाँ सॉरी, मैं कुछ उल्टा बोला क्या, कुछ गलत बोला क्या? एक इधर सुन, वापस ढंग से समझाता हूँ। नीले वाले की वजह से इधर बिल्कुल सही, येलो वाले की वजह से इधर। हाँ, पर डोमिनेट कौन करेगा? नीला वाला। बोलो क्यों? क्योंकि नीला वाला पास में है। अरे हाँ, तो नेट इधर ही आएगा, यानी कि पॉजिटिव ही रहेगी। अरे हाँ, जैसे ही प्लस क्यू के राइट में देखें तो प्लस इन्फिनिटी, और अनंत पर जाते जाते जीरो। अरे हाँ सर, ऐसे ही माइनस क्यू के लेफ्ट पे देखो, ऐसे ही माइनस क्यू के पे देखो, तो येलो वाला पास में तो वो डोमिनेट करेगा, नीला वाला थोड़ा छोटा है तो कम डोमिनेट करेगा। अरे हाँ सर, और जो ई नेट है वो इधर ही आएगा, यानी कि नेगेटिव, और जीरो कभी नहीं होगा, तो ग्राफ ऐसा है। ध्यान से देख, गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूं? ई नेट अपना कुछ फिर गड़बड़ करिए, कुछ रुक जाओ, गड़बड़ क्यों कर रहे हो? देखो, ये येलो वाला डोमिनेट करेगा तो इधर है ना येलो, तो अरे हाँ, और नीला वाला इधर पीछे ये, तो नेट अपना नीला बनाओ भाई, बड़बड़त करो मोंटी, आ जाओ। तो ये अपना नीला वाला, ठीक, और डोमिनेट कौन करेगा? येलो वाला, तो इधर। अरे हाँ सर, तो ई नेट अभी भी इधर आया, तो प्लस इन्फिनिटी, तो ऐसे प्लस इन्फिनिटी से चला और अनंत पे जीरो पे गया। अरे हाँ सर, तो प्लस क्यू और माइनस क्यू का ग्राफ भी बन गया। फील के साथ आना चाहिए, मतलब थोड़ा समझ में आना चाहिए, तो दिमाग लगाना पड़ेगा। हम भी को रटके रखते, दिमाग लगाओ, बनते जाएंगे सही से। पर ये आ सकते हैं एग्जामिनेशंस में डायरेक्ट। अरे हाँ देख, सिंगल सिंगल चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू कर लिए, सेम नेचर प्लस क्यू माइनस क्यू कर लिए, अपोजिट नेचर प्लस क्यू माइनस क्यू कर लिए। अरे हाँ, अगर सोच इस माइनस क्यू और प्लस क्यू को इंटरचेंज कर दूं तो यूं, मैं बताऊंगा नहीं उसको, अगर सोच इसे कर दूं प्लस क्यू और इसे कर दूं माइनस क्यू, क्या ग्राफ पलट जाएंगे? ये पूरा आ जाएगा ऊपर, ये दोनों आ जाएंगे नीचे। अरे हाँ सर, बात तो सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अरे हाँ ना बोलो भाई, अरे सोच लो, अरे पक्का? हाँ सर बिल्कुल सही है सर, हाँ ये समझ गए हम, सब हो गया, ये क्लियर है हमको। हो मैं इसमें ना एक और खतरनाक सवाल कराता हूँ तुमको, ये बना लिया तुमने, मैं तुम्हें इसको बढ़िया कराता हूँ। ये तो बन गया हमारा, सब हो गया है, तो मैं तुम्हें एक और अच्छा कराता हूँ, करा ही देता हूँ, अब इतना पढ़ाया है तो। देखो, इसको एक काम करो, ये वाला जो अपन ने पहले करा था, रुक जाओ एक मिनट, ये जो अपन ने पहले करा था, रुक जा, ये टफ कराता हूँ, रुक जा। ये एक काम कर कि है ना, ये अपन ले लेते हैं, ये वाला प्लस 4q प्लस 4q प्लस 4q। अब मैं अब कराऊंगा इसको, ध्यान सुनना, इसका ग्राफ बनाना है, ध्यान सुने, टफ है थोड़ा, याद कर, तेरे को अगर पुरानी बातें याद हो, याद करना है। अरे तू कहाँ जा रहा है पीछे? ध्यान दो, अगर तुम पुरानी बातें याद करो तो ध्यान से देखो, ये प्लस 4q और माइनस q अगर अपोजिट नेचर हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ होती है, या फोर्स जीरो कहाँ होता है? साइड में छोटे वाले के पास। अरे हाँ सर, कुछ याद है? यहाँ पे आता है इस जगह। और यहाँ देख, अगर इस दूरी को x मान लें तो देख, माइनस क्यू की वजह से के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, और उसकी वजह से इस प्लस 4q की वजह से के 4q बाई एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर। कुछ याद है? अगर इस दूरी को एल मान लें तो के क्यू ने के क्यू को मार दिया। अरे हाँ सर, तो देख क्या लिखा जाता है, तो अपन लिखते हैं एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर। तो अपन लिखते हैं एल प्लस एक्स इक्वल टू 2x, तो x की वैल्यू आती है एल, मतलब यहाँ पर एल पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, यहाँ कहीं
अगर इसको एल मान ले तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो इस जगह आएगी। अरे हाँ सर, मैं तो कह रहा हूँ यहाँ कहीं मान लो एक पॉइंट के राइट में आएगा जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगी। अरे हाँ सर, बात तो सर आपकी सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है सर। ओहो, टफ वाला करा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। आसान वाला, पहले वाले भी अच्छे ही थे, ये और अच्छा है। अब देख, क्योंकि जब आपने प्लस क्यू माइनस क्यू लिया था तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का तो कोई लफड़ा ही नहीं था। अब है तो समझते हैं, पहले इधर इधर का बना दो, ध्यान से। अगर अपन बीच में देखें तो प्लस 4q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, माइनस q की वजह से भी इधर, ई नेट भी इधर, ठीक। तो ध्यान से, तो पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव है, तो यहाँ से अनंत से चालू होगा और ये थोड़ा सा और अच्छे से बनाता हूँ। यहाँ से, अरे यहाँ से अनंत से चालू होगा, ये होते हुए ये तुम देख रहे हो थोड़ा सा मैंने ना टिल्ट कर दिया सेंटर से छोटे वाले के पास। ये मैथ्स का पार्ट है, याद रखना कि अगर कभी इसे अनइवन हो तो जो मिनिमा आएगा वो छोटे वाले के पास आएगा, इसके पास आएगा छोटे वाले के पास, है ना। याद रखें कि अगर ऐसा कभी भी ग्राफ बन रहा है और अगर चार्जेस का मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है तो ये मिनिमा किसके पास आएगा, छोटे वाले के पास। याद रख लो, कोई मैथ्स करने की जरूरत नहीं है उसकी। ओहो, आएगा तो ऐसे ही पर छोटे वाले के पास है। ग्राफ थोड़ा और अच्छे से बनाता हूँ, चाहो ये क्या बात समझ आई? और हाँ सर, ठीक सर, ये तो समझ आया। इस प्लस क्यू के लेफ्ट पे देखो, वहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो सकती। इस प्लस क्यू के लेफ्ट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखो तो डोमिनेट प्लस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड करेगी। तो अगर मैं प्लस क्यू को देखूं तो इस प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर दूर है, अरे हाँ, और इसकी वजह से इधर है, पर डोमिनेट कौन करेगा, ये वाला, तो ई नेट इधर ही बचेगा नेगेटिव। तो देखो ग्राफ ऐसे आ जाए, अनंत से चालू हुआ, मतलब अनंत इलेक्ट्रिक फील्ड से चालू हुआ और अनंत पे जीरो हो गया। अरे हाँ सर, अब ध्यान से सुन, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। एक काम करो, तो इस माइनस क्यू को इस प्लस 4q को रेड मान लो, रेड कलर समझने की। अब समझो, इस माइनस क्यू से लेकर जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रही है, मान लो ये जगह इलेक्ट्रिक फील्ड 0 1, ठीक। अब समझना, ये जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रही है, अच्छे समझना, थोड़ा सा प्राण निकल सकते हैं नहीं तो। देख, माइनस क्यू से लेकर जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रही है, अगर इस माइनस क्यू को मैं प्लस इस येलो से डिनोट करूं तो इस माइनस क्यू से लेकर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तक माइनस क्यू विल डोमिनेट, क्योंकि वो पास है। अरे हाँ, पर माइनस क्यू के बाद 4q विल डोमिनेट, और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हुई है वहां पे तो दोनों बराबर हैं। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रही है उससे लेकर माइनस क्यू तक माइनस क्यू डोमिनेट कराए, क्यों? क्योंकि माइनस क्यू पास है, भले 4q बड़ा है। पर सोचो आप काफी दूर चले जाओ, मान लीजिए कि एल की वैल्यू 2 मीटर है और आप कैलकुलेट करो 1 किलोमीटर पे, तो सोच के देख, 2 मीटर की वैल्यू तो खत्म ही हो गई। 4 किलोमीटर में 2 किलोमीटर जोड़ो या माइनस 2 मीटर जोड़ो या माइनस करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 4q डोमिनेट करेगा दूर वाली दूरी पर पास में कौन डोमिनेट करेगा, माइनस क्यू। अगर यहां से लेकर यहां तक माइनस क्यू डोमिनेट करेगा तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी ई नेट, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी ई नेट। कई लोगों के प्राण निकल गए भाई साहब। अच्छी चीज सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना, टफ है थोड़ी बात तो सर, आप सही कह रहे हैं। तो कौन डोमिनेट करेगा इधर, ई नेट, और उधर कौन डोमिनेट करेगा, इधर कौन डोमिनेट करेगा, पहले माइनस क्यू। तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो देख ग्राफ ऐसा है, यहां तक E0 पे 0 आ गया। इसके बाद ग्राफ ऊपर चला जाना चाहिए। अच्छा, इसमें भी देखें अपन, यहां पे E0 है, x इंफिनिटी पर भी 0 है, हाँ, तो यानी कि यहां 0, यहां पे भी 0, यानी कि बीच में कहीं मैक्सिमा आया होगा। तो ग्राफ कुछ ऐसा इस प्रकार का। ओ हो 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 हो,
हाँ सर, टफ है ये, ध्यान से देख इसको। मैंने अपोजिट नेचर भी ली, मैग्नीट्यूड भी अलग ले लिया, इसलिए टफ है। इससे टफ क्या आ सकता है? मैंने नेचर भी अपोजिट ले ली और मैंने मैग्नीट्यूड भी अलग ले लिया, इसलिए सवाल बहुत टफ हो गया। इसलिए सवाल बहुत टफ हो गया, पर अगर ध्यान से समझो तो डरने की आवश्यकता नहीं है। ये भी कर सकते हो तुम, ऐसा आता है इसका ग्राफ। ज्यादा परेशान नहीं हो ना, ये तो मेरे को ऐसे ही मेरे को लगा करा देता हूँ, फील आ रही थी इसलिए करा दिया, पर अच्छा टफ होता है। अगर ऐसा भी है, इसमें टफ क्या वैरायटी हो सकती है? अपोजिट नेचर हो तो फिर टफ क्या हो सकता है ग्राफ में? इसमें अपोजिट नेचर हो और वो भी अलग मैग्नीट्यूड का। ओहो, तो कोई साइड आएगी जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी? अरे हाँ सर, वो वाली कहानी है ये। बोलो, क्या जो मैं बोला चमका? अरे यस और नो? चमका तो सही सर। अच्छा लगा सर, बहुत बढ़िया सर। इसीलिए कह रहा हूं। अब बताओ इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? ए क्यू बाई आर स्क्वायर। मेन तो ग्राफ है, आपको जोड़ना आना चाहिए, ग्राफ बनाना आना चाहिए, आपकी पीछे की बेसिक स्किल ठीक होनी चाहिए। वो गड़बड़ तो कैसे कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। कॉमन सेंस नहीं चलेगा तो नहीं कर पाओगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है इसमें? के क्यू बाई आर स्क्वायर, उनको जोड़ना है बस। सेम डायरेक्शन हो तो जोड़ दो, अपोजिट डायरेक्शन तो घटा लो, उसको ग्राफ में बनाओ। वो दिमाग चलना चाहिए आपका। हाँ सर, हाँ सर, तुमने टफ भी करा दिया, भावनाओं में बह गया, पर कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बढ़िया। बोलो क्लियर? अरे सोच लो। हालांकि जब मैं पीपीटी बनवा रहा था तो मेरे को लगा नहीं यार इतना टफ नहीं कराएंगे, पर मैं अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाया। नहीं करना चाहिए, अच्छा पढ़ेंगे। अरे यस और नो? हाँ सर। चलो, अब सोचो, जो भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड की चर्चा भी कर रहे थे वो सब कैसी चर्चा थी? वो चर्चा थी कि भाई पॉइंट चार्जेस थे, 1 2 3 4, जो अपन ट्राइंगल वाले, हेक्सागन वाले अपन सवाल करेंगे, ज्यादा हो सकते। मान लो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज हो, खाली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज की भी आप एग्जांपल देख चुके हो। डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज का जैसे मैंने वाला एग्जांपल कर रहा था ना, ये वाला, ये सब डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के ही तो एग्जांपल है, लैम्डा कूलम पर मीटर। उसी पे और आगे चलेंगे अपन। अरे हाँ सर, डिस्ट्रीब्यूटेड अगर चार्ज हो तो क्या सेंटर ऑफ चार्ज से सवाल नहीं होगा? ये मैं पहले बता चुका हूं, क्योंकि 1/r² किससे चलता है, तो सेंटर ऑफ चार्ज से कुछ नहीं होने वाला है। सेंटर ऑफ चार्ज से कुछ नहीं होने वाला है, तो इसे उतारने की जरूरत नहीं। बस समझो कि अगर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज हो तो क्या अपने को इसको छोटे छोटे चार्जेस में तोड़ लेना चाहिए? अरे हाँ, किसी भी एक छोटे से चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी चाहिए और फिर उन्हें इंटीग्रेट कर लेना चाहिए। बोलो क्लियर है? ये बात अपन पहले भी समझते हैं। छोटे, अगर कभी भी डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम हो तो सेंटर ऑफ चार्ज से सवाल नहीं होगा। बेसिक तरीका कैसे, उतारो मत, सिर्फ समझ लो। बेसिक तरीका क्या है? उस डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज को बहुत छोटे 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 डीक्यू में तोड़ लो, हर डीक्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो और उसे जोड़ लो। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकाल रहे हो वो वेक्टर है, इसलिए जोड़ते वक्त ध्यान दो कि डायरेक्शन सेम है कि नहीं है। अगर नहीं हो तो तोड़ कर जोड़ो। याद करो, एक सवाल रॉड और एक रिंग का कराया था, तब ये पूरी कहानी समझाई थी। उसी कहानी को अब आगे ले जाएंगे। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, आप समझ गए? याद है? भूल गए? अरे हाँ सर, याद कर, मैंने जो सवाल कराया था वो क्या था? फटाफट इसको कराता हूं कि अगर ये दूरी a है, ये दूरी अगर l है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। तो याद करो, अपने कुछ नहीं करना था, अपन नेक्स्ट पे जाके dx का एक छोटा सा एलिमेंट लिया था। इस छोटे से एलिमेंट में जो dq चार्ज था, तेज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं करा चुका हूँ, लेमडा dx इस dq की वजह से जो छोटी सी de इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आएगी, वो आएगी k dq बाई एक्स स्क्वायर। अरे यस और नो? k dq की वैल्यू लेमडा dx बाई एक्स स्क्वायर। अरे हाँ सर, क्या हर छोटे छोटे एलिमेंट को चेंज करने पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है? तो डायरेक्ट इंटीग्रेट करने में कोई समस्या नहीं है। तो ई नेट लिखा गया के लेमडा इंटीग्रेशन dx बाई एक्स स्क्वायर, एक्स की लिमिट a से लेकर a प्लस एल, 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/x। हाँ सर, सही चल रहा है। तो के लेमडा, सही कर रहा हूँ ना? हाँ सही कर रहे हो। तो के लेमडा 1/x स्क्वायर इंटीग्रेशन -1/x, सो -1/x का मतलब 1/a -1/a प्लस एल। याद करो, पीछे जब ये सवाल कराया था तो लेमडा के साथ एक यहाँ पे q चार्ज रखा था, तो q आ गया था। बाकी कहानी सेम है। अरे हाँ, कितनी देर में समझाया था ये सवाल, तोड़ तोड़ के। अरे वो ये, अब अपन इसका दूसरा पहलू, ये तो हम सीख चुके हैं ना, हम इसका दूसरा पहलू सीखेंगे। हम इसी रॉड का दूसरा पहलू सीखेंगे। ये जो आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवाई गई, ये इसकी अलोंग द एक्सिस थी। कैसे थी? अलोंग द एक्सिस। मान लो हम कहीं पॉइंट और कहीं ले रहे हैं, रॉड के कहीं पे भी ले लें,
यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, कहीं पे भी ले लें। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे भी पूछी जा सकती है रॉड की वजह से, फाइनाइट रॉड एल लेंथ की, लेमडा कूलम पर मीटर। उससे मैं अलोंग द लाइन पूछूं, वो तो अपन ने निकाल ली इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे मैं तो कहीं पे भी पूछ लूं, मैं तो कहीं पे भी पूछ लूं, तो कहीं पे भी आपको निकालनी आनी चाहिए। और वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जो आपको आना, प्रूफ के साथ समझ में आना और फॉर्मूले याद होने चाहिए। ध्यान से सुनना। अब जो कहानी सुना रहा हूं, ऐसी कहानी मैग्नेटिज्म में आएगी। मुझे तो पता है ना पूरा क्या पढ़ना है। कहां पर आएगी? मैग्नेटिज्म में। ओ हो। अरे कहां पर आएगी? मैग्नेटिज्म में जब अपन पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। तब अच्छे बच्चों लगे अरे यार वैसी तो बात रिपीट कर रहे हैं। खैर मैं भी आपको ज्यादा भावुक नहीं कर रहा हूं, ये हो गया, हमें सब समझ में आता है। देखो मान लो ये रॉड है, अब इस प्रूफ को मैं कराऊंगा ढंग से, और हमको हमको एक कोई जनरल पॉइंट ले लिया, कोई भी ऐसे फाइनाइट रॉड है, ठीक सर बिल्कुल है। हमने उस रॉड से एक कोई भी जनरल पॉइंट ले लिया, कोई भी, ये रहा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अच्छा, उस पॉइंट की परपेंडिकुलर दूरी d इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम रॉड। ओ हो, इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ओके, अब अपने को क्या क्या पता होना चाहिए? देखो लेमडा कूलम पर मीटर, तो इस पे चार्ज है। इस एंगल को जो ये परपेंडिकुलर बनाया ना, उससे एंगल ये माना गया θ1, ये माना गया θ2। ध्यान सुनना अच्छे से, ये कितना माना गया θ1, ये कितना माना गया θ2। ठीक सर, अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। ओके, अब सोचो, हमसे बोला गया कि इस रॉड की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। तुम्हें नहीं आएगा इसका प्रूफ, मैं बताऊंगा पूरा, ध्यान से सुनना, समझ आ जाएगा, बड़ी बात है। अच्छा, इस रॉड की वजह से इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। ये जो रॉड का अपर एंड है वो इसके परपेंडिकुलर से, ये परपेंडिकुलर ना ऐसे डी, ये इसके परपेंडिकुलर से ऊपर θ1 एंगल बना रहा है, नीचे θ2 बना रहा है। ओके सर, समझ आ गया। अब हमने सोचा यार डिस्ट्रीब्यूटेड मास, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, तोड़े बिना काम चलने वाला नहीं है। ओके, तो हमने क्या करा, इसको बोला कि ऐसे y पे, यहां से इस जगह से y पे जाके dy का एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया। अच्छा, बढ़िया बात। इसको ऐसे भी सोचा जा सकता है, ध्यान समझना, स्टैंडर्ड प्रोसीजर। फिर मैं कह रहा हूं मेरे को सिखाना है आपको। आप ऐसे थीटा पे जाके डी थीटा का एक छोटा सा एलिमेंट ले लो जो रॉड पे जाके dy बनाएगा। ओ हो, y पे जाके dy मान लो, या थीटा पे जाके डी थीटा बना लो, ये थीटा पे जाके डी थीटा जो बनेगा वही dy बनाएगा। ओके सर, स्टैंडर्ड तरीका है, ध्यान से सुनना, घबराना मत, प्रूफ अच्छा है और सिखाऊंगा पूरा। ओके, इस dy लेंथ में कितना चार्ज है? लेमडा इंटू dy इज डी क्यू। अगर मैं सिर्फ इसको देखूं तो आपको ये समझ में आएगा कि d दूरी पर एक, यहां पर एक dq चार्ज है, ये दूरी y है और ये एंगल थीटा है। बिल्कुल सही। और ध्यान से देखो तो इस dq की वजह से छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो होगी de। बिल्कुल सही सर। और वो भी एंगल थीटा बना रही होगी। बिल्कुल सही सर। अच्छा सर, इस डी की वैल्यू क्या होगी? सर डी की वैल्यू होगी के डी क्यू बाई किसी भी, अब डी क्यू तो पॉइंट चार्ज हो गया ना, तो छोटी सी डी क्या होगी? के क्यू बाई आर स्क्वायर। आर क्या? डी नहीं, आर तो ये है। हाँ सर, तो आर की वैल्यू कितनी? ध्यान से देखो, आर की वैल्यू है डी सेक थीटा। अरे हाँ सर, तो क्या के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, या फिर लिख लो के डी क्यू। अच्छा, डी क्यू को क्या लिख सकते हैं सर? लेमडा डी वाई, लेमडा डी वाई बाई आर स्क्वायर, दैट इज डी सेक थीटा का होल स्क्वायर। अरे हाँ सर, ये कहानी लंबी जाएगी, अभी ध्यान से सुनना अच्छे से, ये कहानी लंबी जाएगी। अच्छा, अब हमें एक बात सर ने बोली, क्या सिखाई? कि जिस चीज को, ये हमें बताया गया कि अगर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज हो तो तोड़ लो, और तोड़ने के बाद उसे जोड़ो। अरे पर जिस चीज को हम जोड़ रहे हैं वो तो वेक्टर है।
अगर वेक्टर हो तो ध्यान देना पड़ेगा कि एलिमेंट चेंज करने पर क्या डी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। हाँ, एलिमेंट चेंज करने पर डीई की डायरेक्शन चेंज हो रही है। हाँ, अगर मैं dy को ऊपर नीचे करूं तो क्या डी की डायरेक्शन चेंज होगी, क्योंकि dy को ऊपर नीचे करोगे तो थीटा चेंज होगा, तो डी की डायरेक्शन चेंज होगी। अगर ऐसा हो रहा हो, एलिमेंट चेंज करने पर डी की डायरेक्शन चेंज हो रही हो, तो तोड़ कर छोड़ो। अरे हाँ सर, यानी कि डी को आप डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते, यानी कि डीई को के दो एलिमेंट करो, एक करो इधर डीई कॉस थीटा, एक करो इधर डीई साइन थीटा। ओ माय गॉड, डीई कॉस थीटा कुल हर छोटे एलिमेंट के डीई कॉस थीटा को जब जोड़ोगे तो क्या वो हॉरिजॉन्टल का नेट दे देगा? हाँ, हॉरिजॉन्टल ना रटकर आप ऐसे रटो कि इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू द रॉड इज इंटीग्रेशन ऑफ डीई कॉस थीटा। पहले बताओ ये बात चमकी। कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू रॉड, मैंने ई परपेंडिकुलर क्यों लिया? क्योंकि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल चेंज हो जाएंगे अगर रॉड ऐसी की बजाय ऐसे रखा होगा। तो ई परपेंडिकुलर मतलब कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज perpendicular to the rod is E perpendicular, that is integration dE cos theta. And what is E parallel? It is integration dE sin theta. Oh my God, बात तो सर आपकी सही है। अच्छा, पर अभी डी में भी लफड़ा है, ऐसे डायरेक्ट नहीं रख सकते। आप ध्यान से देखो, यहां पे cos थीटा थीटा वेरिएबल आ रहा है, डी में देखो तो थीटा भी वेरिएबल है, वाई भी वेरिएबल है। थीटा एंड वाई बोथ आर वेरिएबल। अच्छा समझो, जब मुझे थीटा कॉस थीटा साइन थीटा आना है तो इधर जो वेरिएबल आएगा कॉस थीटा में वो थीटा होगा, साइन थीटा में थीटा होगा। मतलब डी में भी जो वेरिएबल बचना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ थीटा बचना चाहिए। हाँ, पर वाई भी वेरिएबल है। इस ट्राइंगल से देखो, यहां से क्या टेन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई डी, मतलब क्या y इक्वल टू डी टेन थीटा? अरे हाँ सर, बात तो आपकी सही है। क्या मुझे इस इक्वेशन में dy चाहिए? हाँ, तो क्यों ना इसे बाई डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो क्या लिखा जाएगा? dy बाई डी थीटा इक्वल टू डी ऑफ टेन थीटा बाई डी थीटा। टेन थीटा का डिफरेंशिएशन नहीं याद है, मैं बता रहा हूं, नहीं याद है मैं बता रहा हूं, याद होना चाहिए। टेन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा, तो देखो इसे क्या लिखेंगे? डी वाई इक्वल टू डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। यस सर, गॉट योर पॉइंट सर। डी वाई की वैल्यू कितनी आई? डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। डी वाई की वैल्यू कितनी आई? डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। यस सर, इस डी वाई को उठाकर ऊपर रख दो, रखो। के लेमडा डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा ने सेक स्क्वायर थीटा को मार दिया, डी ने डी को मार दिया, सो डीई की छोटी सी वैल्यू आई के लेमडा बाई डी, के लेमडा बाई डी डी थीटा। ओ हो, कितनी आई? के लेमडा बाई डी डी थीटा। इतनी सी वैल्यू आ गई डी। अब हमें डी को उठाकर यहां रख देना है, प्राण निकल गए आधों के तो। यहां रखो, तो ई परपेंडिकुलर क्या बन गया?
के लेमडा बाई डी तो कॉमन आ गया, इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा, और ई पैरेलल में चलो तो के लेमडा बाई डी फिर कॉमन आ गया, इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार सर, ई परपेंडिकुलर ई पैरेलल, बहुत बढ़िया। अब क्या करें? कुछ मत करो, सुनते चलो बढ़ते चलो, देखो रे भाई वाह रे भाई, आओ। अब लिमिट किसकी है भाई? थीटा की। लिमिट किसकी है? थीटा की। थीटा की लिमिट कैसे लगाएं? सोच, रॉड का लोअर एंड कब चालू हो रहा है? यहां पे थीटा कहां से नापा? देखो आपने थीटा, ध्यान देना, आपने नापा परपेंडिकुलर से। सोचो पर रॉड कब चालू हो रही है? जब इस थीटा को अपने को नीचे ले जाना पड़ा। अगर इस डायग्राम के हिसाब से चले तो थीटा को कहां ले जाना पड़ा? नीचे। और हाँ सर, कहां ले जाना पड़ा? नीचे। लो भाई, यानी कि -θ2 से लिमिट लगी θ1। ऊपर कितना ले जाना पड़ा? θ1 तक। ऐसे यहां कितना ले जाना पड़ा? -θ2 से θ1, तो लिमिट तो सेम है। अरे हाँ सर, तो ई परपेंडिकुलर के लेमडा बाई डी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन सर साइन थीटा, लिमिट -θ2 से θ1, के लेमडा बाई डी साइन थीटा का इंटीग्रेशन सर माइनस कॉस थीटा, -θ2 से θ1। अरे हाँ सर, चलो आ जाओ, ई परपेंडिकुलर के लेमडा बाई डी साइन θ1 माइनस ऑफ साइन -θ2। साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो ध्यान से देखो, साइन θ1 प्लस साइन θ2। अरे हाँ सर, और ई पैरेलल देखो, के लेमडा बाई डी माइनस कॉस थीटा, तो देखो अच्छा कॉस ऑफ माइनस थीटा तो कॉस थीटा ही होता है, तो कॉस θ1 माइनस कॉस θ1 माइनस ऑफ माइनस कॉस θ2, तो कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। ओ माय गॉड भाई साहब, इतने खतरनाक फॉर्मूले आते हैं दो, जो रात को 2 बजे भी याद होने चाहिए। दो फॉर्मूले आते हैं, ई परपेंडिकुलर ई पैरेलल फाइनाइट रॉड के लिए, और याद होने चाहिए। ये प्रूफ तो फील के लिए था, ये याद होने चाहिए बिल्कुल। अगर आपको अच्छे सवाल करने हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के, तो आपको याद होने चाहिए के लेमडा बाई डी साइन θ1 प्लस साइन θ2। ओ हो, ऐसे ही फॉर्मूले आएंगे, मैग्नेटिज्म इम्यूनिटी बाई 4 पाई डी साइन θ1 प्लस साइन θ2। ओ हो, के लेमडा बाई डी साइन θ1 प्लस साइन θ2 इज द ई परपेंडिकुलर के लेमडा बाई डी कॉस θ2 माइनस कॉस θ1 इज द ई पैरेलल। किसके पैरेलल? वायर के पैरेलल, रॉड के पैरेलल। किसके परपेंडिकुलर? रॉड के परपेंडिकुलर। अगर ये फॉर्मूला याद है तो हम रॉड के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। ओ हो, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है। सही सर, के लेमडा बाई डी साइन θ1 प्लस साइन θ2, के लेमडा बाई डी कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। परफेक्ट सर, बढ़िया सर, जोरदार सर, सही चल रहा है सर। हो गया भाई, हो गया पक्का? अरे गारंटीड। इसे उतारो, पहले इसे समझ के उतारो। देखो क्या करा, y पे जाके dy, थीटा पे जाके d थीटा, tan थीटा बराबर y बाई डी, डिफरेंशिएट करा, dy की वैल्यू d sec स्क्वायर थीटा d थीटा लिखी गई, d लिखा गया, d की वैल्यू लिखी गई k dq बाई r स्क्वायर, r था d sec थीटा, dq था लेमडा dy, इसमें y और थीटा दोनों वेरिएबल था, इसलिए dy को रिप्लेस करा d sec स्क्वायर थीटा d थीटा से, कट के de बचा k लेमडा बाई d d थीटा।
पर ध्यान दिया तो एलिमेंट चेंज करने पर डायरेक्शन चेंज हो रही थी, तो तोड़कर जोड़ना पड़ेगा। तो डी के दो कंपोनेंट करे, डीई कॉस थीटा, डीई साइन थीटा। डीई कॉस थीटा वो कंपोनेंट है जो परपेंडिकुलर टू रॉड था, डीई साइन थीटा वो कंपोनेंट है जो पैरेलल टू द रॉड था। जब डी कॉस थीटा को के सारे कंपोनेंट को जोड़ लोगे तो भैया वो ई परपेंडिकुलर टू द रॉड कहलाएगा। जब डी साइन थीटा के सारे कंपोनेंट को जोड़ लोगे तो वो ई पैरेलल कहलाएगा। हमने थीटा कहां से लिया? परपेंडिकुलर से लिया, थीटा टेकन फ्रॉम परपेंडिकुलर। तो लिमिट जब लगाई तो नीचे वाले हिस्से के लिए लिमिट लगी -θ2 से, ऊपर वाले के लिए लगी θ1 तक, इसलिए लिमिट आई -θ2 से θ1। इतनी सारी चीजें सीखे, दिमाग खोलने वाला टफ सवाल भी कह सकते हो इसको तुम, पर इसका प्रूफ काम का होता है। बोलो क्या पिक्चर क्लियर है? अरे हाँ ना बोलो भाई, अरे सोच लो। हाँ सर सही तो लग रहा है सर, बढ़िया भी लग रहा है सर, पक्का? अरे गारंटीड? हाँ सर। तो आंसर आया k lambda by d sin θ1 plus sin θ2। Got your point sir? Okay sir। आ जाओ तो फिर, आ जाओ तो फिर। क्रिस्टल क्लियर है सर, dy इक्वल टू डी सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा। बढ़िया बात सर, जोरदार बात सर, मजा आया सर। बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो। बिल्कुल क्लियर है सर, बढ़िया है सर, आ जाओ सर, वाह वाह सर। ठीक, k lambda by d sin θ1 plus sin θ2। ठीक है ठीक है ठीक है, ये हो गया ये हो गया। अब इस पे सवाल करते हो तुम्हें इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और समझ में आएंगे। अभी तुम्हें मेरे को इस फॉर्मूले के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिखाऊंगा थोड़े से, है ना, तो वो तुम्हें सवाल में समझ में आएंगे कि अच्छा किन बातों पे ध्यान देना पड़ता है। k lambda by d sin θ1 plus sin θ2, k lambda by d cos θ2 minus cos θ1। डराने वाला नहीं, समझाने वाला प्रूफ। किताब से इतने आसानी से और अच्छे समझ नहीं आता जैसे अपन ने समझा। हाँ, इसलिए मैं खुद लिखता हूँ ताकि तुम्हें फील आए। ओ हो, अब देखो ये प्लस प्लस तोड़ाओ तो एनिमेशन से अपने को दिखा रहे हैं। ओ वाई पे जाके डी वाई लेमडा डी थीटा पे थीटा डी। ओ हो, हमारा तो आंसर ही आ गया। आप लोग करते रहो एनिमेशन। ये देखो डी ई के लेमडा डी वाई डी स्क्वायर सेक्स स्क्वायर थीटा, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। आंसर आया के लेमडा बाई डी साइन θ1 प्लस साइन θ2, और फिर आया के लेमडा बाई डी cos θ2 माइनस cos θ1। ये तो हमने एक ही स्लाइड में खुद ने करा। हाँ हमें तो याद है सब, इसलिए मैं खुद करता हूं भैया। हाँ चलो आ जाओ एनिमेशन फील के लिए, चलो आ जाओ भाई। ओ हो, तो ई परपेंडिकुलर ई पैरेलल दोनों फॉर्मूले अपने आ गए। ये अपने को याद होना चाहिए, ध्यान से देखो तो ये याद होना चाहिए। इसको आप अलग से लिख सकते हो ऐसे, और ऐसे समझो कि θ1 यहां से है और ये θ2 यहां से है, एरो ऐसे, ठीक है। अगर थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो तो याद रखना d इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वायर, ठीक है। और याद रखना θ1 एंड θ2 इज टेकन फ्रॉम, कंफ्यूज मत होना, इज टेकन फ्रॉम, फॉर्मूले याद करने के साथ ही इंपॉर्टेंट पॉइंट भी याद होना चाहिए। θ1 θ2 इज टेकन फ्रॉम परपेंडिकुलर, बिल्कुल। θ1 and θ2 are taken in opposite sense। कंफ्यूज मत होना, ध्यान सुनना। हमने θ1 को क्लॉकवाइज ली, अगर एंटी क्लॉकवाइज लिया है तो θ2 को क्लॉकवाइज लिया है। अरे हाँ सर, ये बातें ध्यान रखना। अच्छा ये बातें सर समझ आ गई, बिल्कुल सही सा लग रहा है एकदम। बोलो क्लियर। अभी और आएंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पर ये भी याद रख लो 1 2 और 3 इस फॉर्मूलों के साथ। मतलब ऐसे तो कम से कम याद होना चाहिए। अभी सवाल करेंगे ना तेरे को समझ में आएगा कि अच्छा इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। बोलो क्लियर। अरे सोच लो, अरे पक्का, अरे गारंटीड। समय है अभी 2-4 मिनट और, देखो भाई, है ना, समय है। आ जाओ भाई देखते हैं, आ जाओ। सो d इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वायर, θ and θ2 is taken from perpendicular, θ and θ2 are taken in opposite sense, ऐसा। ओके ठीक। अब देख एक सवाल सुन, ये रहा एक पॉइंट, ये रहा
ध्यान से समझना, ये एंगल 30 है, ठीक है, और ये भी 30 है, एक पॉइंट ऐसे है, ठीक, और ये दूरी a है। अब फॉर्मूले तो तुझे पता है, अब फॉर्मूले तो तुम्हें पता है, बोलो। अब जो मैं पूछूं उस फॉर्मूले में रखना भी तो आना चाहिए, ध्यान से सुनना अच्छे से। मुझे पहली बात ये बताओ कि d कितना है। भाई फॉर्मूले तो हमें पता है सर, क्या E परपेंडिकुलर इक्वल टू, अरे फॉर्मूला लगाना भी तो आना चाहिए, k लैम्डा बाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, और E पैरेलल क्या है, k लैम्डा बाई डी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है, k लैम्डा बाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 और k लैम्डा बाई डी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। सर ये तो सही चल रहा है, बिल्कुल बढ़िया लग रहा है, ठीक है। बताओ d क्या है इसमें, क्या d a है, क्या d a है, बोलो। भाई ये फॉर्मूले वो है ना जो रॉड के किसी भी पॉइंट पर, दुनिया में किसी भी पॉइंट पे फॉर्मूला निकाल सकते हैं, पर हमें डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड सब पता होना चाहिए, उसके दोनों कंपाउंड निकालने आने चाहिए। हाँ बोलो डी क्या है, डी ए है क्या, नहीं सर डी तो परपेंडिकुलर दूरी थी, तो ऐसे लाइन ड्रॉ करी, डी असलियत में ये है, ध्यान से देखो तो a cos 30, ये डी है, तो डी इज a cos 30। ओ माय गॉड, यानी कि a √3/2। ओ हो। चलो अब मुझे बताओ थीटा 1 क्या है, चलो अब मुझे बताओ थीटा 1 क्या है, बोलो थीटा 1 क्या है, बोलो, अरे बोलो मेरे लाल, मेरे पीले, थीटा 1 क्या है, बोलो, अरे हाँ हाँ, थीटा 1 क्या है। सर थीटा 1 लेते हैं परपेंडिकुलर से, सर परपेंडिकुलर तो ये रहा, तो थीटा 1 ऊपर घूमे कितना 60, अरे हाँ सर थीटा 1 तो 60 है। तू बोले सर मुझे कैसे पता पड़ेगा थीटा 1 कौन सा, कोई भी एक साइड का एंगल थीटा 1 और दूसरी साइड का एंगल थीटा 2। अच्छा अब बोलो थीटा 2 क्या है, बोलो थीटा 2 क्या है, थीटा 2 सर 30, नहीं, थीटा 2 के लिए बोला गया था कि अगर आपने थीटा 1 ऐसे घुमाया है तो थीटा 2 उल्टा घूमना चाहिए, प्रूफ में तो हमने ऐसे ही करा था, तभी तो लिमिट माइनस थीटा 2 से थीटा 1 ली थी। अरे हाँ सर फॉर्मूले रट रहे तो उसका प्रूफ पे भी बेसिक पे ध्यान देना पड़ेगा। अब सोचो थीटा 2 उल्टा घूमो, आना तो लोअर एंड पे, घूमे 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 घूमे, देख 330 है, तो थीटा 2 330 है, या फिर आप उसे -30 भी लिख सकते हो। माइनस क्यों, माइनस क्यों, क्योंकि भाई माइनस इसलिए ताकि आपको बात समझ आ सके। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। तो इस वाले सवाल में थीटा 1 कितना 60 और थीटा 2 कितना -30 या 330, क्योंकि हमने प्रूफ में थीटा 1 थीटा 2 को अपोजिट लिया था, पर सोच जब हमने इस वाले पर्टिकुलर सवाल को करा तो थीटा 1 थीटा 2 दोनों एक ही साइड आ रहे हैं, तो एक को लो प्लस एक को लो माइनस। अरे हाँ सोच के देख, अब सॉल्व तुम कर लेना, सॉल्व खुद करोगे। सोच अगर इसी सवाल को मैं ऐसे पूछ लेता, ध्यान से सुनना, सोच ये होता 30, ये होता 60 और ये दूरी a होती, तो क्या डी ए ही होता, अरे हाँ थीटा 1 क्या होता 60 और इसमें थीटा 2 होता 30, क्योंकि ये बिल्कुल वैसा का वैसा होता जैसा हमने करा था प्रूफ में, पर जो हम अभी पढ़ रहे हैं वो प्रूफ से थोड़ा अलग है। तो इन दोनों सवालों में अंतर पर ध्यान दीजिए। अब मैं कोई फॉर्मूले में डाल नहीं रहा हूं वैल्यूज, वो तुम डाल लेना, उसको मैं नहीं कर रहा हूं, सॉल्व खुद करेंगे तो बात खत्म हो गई। अरे हाँ सर, ये अंतर अपने को समझ आना चाहिए। क्लियर है सर, क्रिस्टल क्लियर सर, बात समझ आई सर, मजा भी आ रहा है सर, बहुत बढ़िया सर। ये इसी साइड से चालू करूंगा, यहीं से ये दोनों फॉर्मूले जो बताए, अगले एक आध सवाल और कराऊंगा, पर अगले टर्न पे कराऊंगा। क्या कहानी समझ आई है, हाँ सर, तो लड़ते रहिए, पर पढ़ते रहिए, मास्टर की बात सुनते रहिए। सी यू, सायनारा, टेक केयर, बाय बाय।